चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस चैप्टर 1 पार्ट 6। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर द स्पेशल फीचर्स और मैकेनिज्म्स इन फ्लावर्स दैट प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसे फीचर्स हैं जो कि सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और क्रॉस पोलिनेशन को एनकरेज करते हैं बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। तो सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट क्यों करना है? क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन से जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी और अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी तो प्लांट्स अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं करवा पाएंगे। इसलिए प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे कि वे सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और क्रॉस पोलिनेशन को एनकरेज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flowers. And what is this? Hermaphrodite flowers are those flowers which have both part male and female parts in them, and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. अगर प्लांट्स के अंदर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं तो इसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए और सेल्फ पोलिनेशन हो जाए। अगर ये होता है तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, यानी कि जेनेटिक जो वेरिएशन है वो नहीं होगी और इससे जो प्लांट है धीरे धीरे उसके अंदर डिजीज़ वगैरह भी बढ़ सकती हैं और वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। तो इसलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप हो गए, ऐसे मैकेनिज्म डेवलप हो गए जो कि सेल्फ पोलिनेशन को नहीं होने देते। इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इट इज़ आवर फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस। इस केस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी होती है वो एक साथ नहीं होती। यानी या तो हो सकता है कि जो स्टिग्मा है वो पहले से ही रिसेप्टिव हो, पोलन बहुत ज़्यादा बाद में रिलीज़ हो, या फिर हो सकता है कि जो पोलन रिलीज़ हो उस टाइम जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव ना हो। इन दोनों ही केस में जो सेम फ्लावर का स्टिग्मा है वो सेम फ्लावर के पोलन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। आइदर द पोलन इज़ रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, या तो स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले पोलन रिलीज़ हो जाएगा। इस केस में भी स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं करेगा पोलन को, और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन, या फिर स्टिग्मा पोलन के रिलीज़ होने से बहुत पहले ही रिसेप्टिव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर वो पहले से रिसेप्टिव हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी और प्लांट का जो पोलन है वो उस स्टिग्मा के ऊपर आ जाए और क्रॉस पोलिनेशन हो जाए। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस। अगर एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजिशंस पर प्लेस होंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो पोलन ग्रेन्स रिलीज़ होंगे वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ना गिरें, जिससे कि क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाएं। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। ये दोनों ही तरीके, एक तो हमने देखा कि पोलन रिलीज़ और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का सिंक्रोनाइज ना होना, और दूसरा कि एंथर और स्टिग्मा की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होना। थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जो थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स कि सेम पोलन अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो केमिकल इंटरेक्शन होती है, और उन केमिकल इंटरेक्शन से जो स्टिग्मा है वो पोलन ट्यूब जो जर्मिनेशन है उसको रोक देता है। दिस इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म and prevents self-pollen from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. तो कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा भी है कि अगर सेम प्लांट का पोलन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो वो उसकी जो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन है उसको रोक देता है, जिससे कि क्रॉस पोलिनेशन नहीं होती। Another device to prevent self-pollination is the production of unisexual flowers.
अगर किसी प्लांट के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे तो इस केस के अंदर 100% क्रॉस पोलिनेशन होगा। या तो ऐसे प्लांट्स के अंदर या तो केवल मेल फ्लावर्स होते हैं या केवल फीमेल फ्लावर्स होते हैं। इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, सच एज कैस्टर, मेज। These are monoecious or single parent plant. It prevents autogamy but not गिटोनोगेमी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ऑटोगेमी में सेम फ्लावर का पोलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरता है और गिटोनोगेमी में सेम प्लांट के फ्लावर का पोलन सेम प्लांट के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरता है। लेकिन इन दोनों ही केस में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, सो इट कैन नॉट बी अ कंप्लीट आउटब्रीडिंग डिवाइस। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो कुछ केसेस के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स में होंगे, तो इस केस के अंदर जो जीनोगेमी है उस यानी क्रॉस पोलिनेशन है उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। नेक्स्ट टॉपिक, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अगर किसी सेम प्लांट का पोलन अगर सेम प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो उसमें केमिकल इंटरेक्शन होती है और केमिकल इंटरेक्शन से जो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन है वो इनहिबिट हो सकती है। तो इसी इंटरेक्शन को हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन। पॉलिनेशन अगर हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि जो पोलन है वो सेम स्पीसीज़ का हो। ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। दोनों ही केस में अगर किसी प्लांट के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है तो भी स्टिग्मा पोलन के साथ इंटरेक्शन करेगा, केमिकल इंटरेक्शन करेगा और पोलन ट्यूब जर्मिनेशन को रोकेगा। और अगर वो अदर स्पीसीज है तो इस केस के दौरान भी जो स्टिग्मा है वो पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन को रोकेगा। द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज़ ऑफ द राइट टाइप और ऑफ द रॉन्ग टाइप। वो ठीक पोलन है, उसी स्पीसीज़ का पोलन है या किसी और स्पीसीज़ का पोलन है, तो इसको पहचानने की जो क्षमता है वो पिस्टिल के अंदर होती है। इफ़ इट इज़ ऑफ द राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट्स द पोलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स दैट लेड्स टू फर्टिलाइजेशन। अगर पोलन ठीक है तो इस केस के अंदर पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होगी, जो भी पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स हैं वो होंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इफ़ द पोलिनेशन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर पोलिनेशन ठीक नहीं है, द पिस्टिल रिजेक्ट्स द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil। यही जो continuous dialogue है जो pistil और pollen के बीच में होती है, इसी को हम pollen pistil interaction कहते हैं। This dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil। As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores। germ pores के बारे में हमने पढ़ा था, एक ऐसा पोर होता है पोलन के अंदर जहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होती है, जहाँ पर हमारी एक्साइन जो आउटर लेयर है वो प्रेजेंट नहीं होती। The contents of the pollen grain move into the pollen tube। जो भी पोलन ग्रेन के कंटेंट्स हैं वो पोलन ट्यूब के साथ मूव करते हैं। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। तो जनरेटिव न्यूक्लियस है, इससे हमारे दो मेल गैमेट्स बनते हैं, इससे हमारे दो मेल गैमेट्स बनते हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी साथ में रिलीज होता है। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है इट गाइड्स एंड कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। ये केवल गाइड करता है और कंट्रोल करता है पोलन ट्यूब की ग्रोथ को। इट रिचेज नियर द एम्ब्रियो सैक बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। ये केवल
एम्ब्रियो सैक तक जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता। यूजुअली इट डीजनरेट्स बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये एक स्टिग्मा है, पिस्टिल है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें ये हमारा स्टिग्मा पार्ट है, स्टिग्मा, ये हमारा स्टाइल है और ये हमारी ओवेरी है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे इसके अंदर पोलन हैं और इनमें से बहुत सारे जो पोलन हैं इनकी पोलन ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन जिसके मेल गैमेट सबसे पहले जाएंगे केवल वो ही एग के साथ फर्टिलाइज करेगा। इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, सेंटर में 2, और एंटीपोडल जो 3 सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, ये 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट हैं और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट हैं। जो मेल गैमेट्स आते हैं वो मेल गैमेट्स इन्हीं एग सेल के साथ और पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख पाएंगे ये एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक के साथ यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट हैं, 1 और 2। तो जो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होगी, यहाँ पर आप इसमें 3 न्यूक्लियस देख रहे हैं। इसमें 2 मेल गैमेट्स हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए, इसमें जो एग है उसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज़ हो रहा है और जो दूसरा मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज़ होगा। तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिल रही है। एक फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट और एग के बीच में हो रही है और दूसरी फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई और दूसरे मेल गैमेट के बीच में हो रही है। इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। इन प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2-celled condition. In such plants, the generative cell divides and forms the 2 male gametes. जिन सेल के अंदर 2-celled condition होगी, यानी एक हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस होगा और एक हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, तो इस केस में जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होगा 2 मेल गैमेट्स के अंदर ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन 3-celled condition, अगर किसी प्लांट के अंदर पहले ही 3-celled condition है तो इस केस के अंदर कोई फर्दर डिवीजन नहीं होगी। द पोलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग से 2 मेल गैमेट पोलन ट्यूब के साथ जो है एम्ब्रियो सैक की तरफ जाएंगे। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवेरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस के बारे में हमने पढ़ा था। ये ऐसे पार्ट हैं एम्ब्रियो सैक के जो कि गैमेट्स को गाइड करते हैं एग्स तक और पोलर न्यूक्लियाई तक जाने के लिए। मैनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड्स गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until pollen tube enters the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. ये सारी की सारी प्रोसेस, यानी कि स्टिग्मा ने सबसे पहले पोलन को पहचाना, पोलन को अगर उसने एक्सेप्ट किया तो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स के अंदर पोलन ट्यूब जर्मिनेशन भी आती है और पोलन ट्यूब जर्मिनेशन में जो हमारे गैमेट्स हैं, 2 मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये भी आते हैं और वे एंटर करते हैं ओव्यूल तक। इन सभी इवेंट्स को हम कुल मिलाकर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पोलन। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है जिसके अंदर रिकॉग्निशन होती है और रिकॉग्निशन के बाद डिसाइड होता है कि जो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन है उसको रोकना है या प्रमोट करना है। नेक्स्ट टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ नोइंग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसको जानने से क्या फ़ायदे होंगे? द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि पोलन पिस्टिल के साथ इंटरेक्शन होता है कि किसी किसी केस के अंदर सिंक्रोनाइजेशन होता है पोलन और स्टिग्मा के बीच में, तो इन सब
को जानकर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं, इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशंस टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड्स। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे डिज़ायर्ड ट्रेट्स जो हमें चाहिए जो किसी और प्लांट के अंदर है, तो हम डिज़ायर्ड प्लांट के जो पोलन्स हैं उनको डिज़ायर्ड प्लांट के स्टिग्मा के साथ फ्यूज़ करवा के, पोलिनेशन करवा के, फर्टिलाइज करवा के जो डिज़ायर्ड सीड हैं उनको ले सकते हैं। In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination. इस केस के अंदर इंश्योर किया जाता है कि जो स्टिग्मा है वो प्रोटेक्ट रहे, वो केवल डिज़ायर्ड पोलन के साथ ही इंटरेक्ट करे, किसी और पोलन के साथ इंटरेक्शन ना करे। तो इसके लिए हमें जो स्टिग्मा है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। दिस इज़ अचीव्ड बाय एमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। इसके लिए हम एमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एमेस्कुलेशन। इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिहीसेस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी। जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं एमेस्कुलेशन, यानी ये मेल से रिलेटेड वर्ड है। तो मेल से जो रिलेटेड पार्ट है फ्लावर के अंदर वो होता है स्टेमन। तो इस केस के अंदर स्टेमन्स में जो सबसे ऊपर हम जानते हैं एंथर्स होते हैं। तो इस केस के अंदर एमेस्कुलेशन के अंदर जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट के अंदर एंथर है, क्योंकि एंथर के अंदर ही पोलन होते हैं। तो इसमें एंथर्स को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द फ्लावर बड यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स। दिस स्टेप इज़ रेफर्ड टू एज एमेस्कुलेशन। जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर सीजर्स की हेल्प लेकर यहाँ पे जो स्टेमन्स हैं उनको कट किया जा रहा है। अगर हम इन सारे स्टेमन्स को कट कर लेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो सेल्फ पोलिनेशन है वो नहीं होगा। लेकिन अगर हम इनको कट कर देंगे तो चांसेस हैं कि कोई और पोलन इस स्टिग्मा के ऊपर आ सकता है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इस केस के लिए हम बैगिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने उस फ्लावर के जो एंथर्स थे उनको रिमूव किया और रिमूव करने के बाद बैगिंग कर दी। तो बैगिंग करने से जो हमारा स्टिग्मा है वो प्रोटेक्ट हो गया। प्रोटेक्ट करने के बाद हम डिज़ायर्ड पोलन को लेकर आएंगे। जो डिज़ायर्ड स्पीसीज़ है जिसके हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए, वहाँ के पोलन्स को हम ब्रश की हेल्प से लाएंगे और अपने जो स्टिग्मा है जो हमें प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाना है उसके स्टिग्मा के ऊपर उन पोलन्स को स्टिक करवा देंगे। स्टिक करवाने के बाद फिर से बैगिंग कर देंगे, क्योंकि हो सकता है जैसे ही हमने ओपन किया तो ओपन करने के बाद कोई दूसरे प्लांट का जो पोलन है वो इसके ऊपर आ जाए और इसके पोलन ट्यूब जर्मिनेशन से पहले दूसरे पोलन की जो हमें नहीं चाहिए उसकी पोलन ट्यूब जर्मिनेशन हो जाए। इसलिए एक बार हमें फिर से बैगिंग करनी होगी। बैगिंग करने के बाद जो हमें फ्रूट्स मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे फ्रूट्स बन गए हैं, तो जो हमें फ्रूट्स मिलेंगे इनके अंदर वही डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि हमें चाहिए। तो व्हाट इज़ बैगिंग? एमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर। बटर पेपर को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर माइन्यूट पोर्स होते हैं और वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रह सकता है। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, mature pollen grains collected from anthers of the male parent are dusted on the stigma। जो भी हमें डिज़ायर्ड प्लांट के हमें करेक्टर्स चाहिए तो डिज़ायर्ड प्लांट का जो पोलन है हम उनको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम उनको जो फीमेल फ्लावर है उसके ऊपर स्टिक करवा देंगे एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप। इस केस के अंदर जो हमें फ्रूट्स मिलेगा, फ्रूट के बाद जो सीड बनेंगे वो सीड डिज़ायर्ड होंगे जो हमें चाहिए। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देयर इज़ नो नीड फॉर एमेस्कुलेशन। वाई? अगर कोई फीमेल पेरेंट है और उसके केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही हैं तो हमें एमेस्कुलेशन की ज़रूरत क्यों नहीं है?
क्योंकि उसके अंदर केवल फीमेल पार्ट होगा यानी पिस्टिल होगा, उसके अंदर स्टेमन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड, लेकिन फिर भी उसको बैग्ड करना पड़ेगा क्योंकि कोई जो अनवांटेड पोलन है वो फिर भी इसके ऊपर आके स्टिक कर सकता है। When the stigma becomes receptive, the pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebagged. तो इस तरीके से हम इमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डबल फर्टिलाइजेशन, वी विल कवर in the next video. Thank you very much.